देखो अपन कर रहे थे ये पाताश्य हो गया था, पित्ताश्य हो गया था, कपाश्य हो गया था, रक्ताश्य हो गया और आमाशय हो गया था, मतलब 5 अपन ने आश्य कर लिए थे। अब बचे 3, पक्वाश्य, मूत्राशय और गर्भाशय। पक्वाश्य करते हैं पक्वाश्य, पक्व प्लस आश्य। पक्व शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखो इसका पूरा आपको पता होना चाहिए कि पक्वाश्य है क्या, क्योंकि बार बार आता है कि इसका स्थान पक्वाश्य है। एक्चुअली में है क्या ये पक्वाश्य, ठीक है। पच धातु में कत प्रत्यय लगकर च व क को पक्व शब्द बन जाता है। ये क्रियात्मक शब्द है, मतलब ये इसकी व्युत्पत्ति बताइए। व्युत्पत्ति का मीनिंग क्या होता है कि कौन कौन से धातु प्रत्यय, कौन सी संधि ऐसे बन के कौन सा शब्द बना। तो ये संस्कृत की बात है, संस्कृत आप पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में, तो संस्कृत अच्छी बात है, तो आपको आना चाहिए ये, है ना। ये मतलब एक तरह रटना नहीं चाहिए, आपको आना चाहिए, क्योंकि मेरी संस्कृत कमज़ोर है तो मैंने रटे थे, सिंपल सी बात ही है। अब देखो आचार्य वाग्भट के अनुसार देखो कि पक्वास्य, क्योंकि बार बार आता है पक्वास्य पक्वास्य, कहीं भी देखो कि भाई इसका पक्वास्य में चिकित्सा की जाती है, पक्वास्य ये होता है क्या पक्वास्य, मीनिंग क्या है इस पक्वास्य का। आचार्य वाग्भट अनुसार देखो अन्य पक्वम अधीयते स्थापते अस्मिनति पक्वाधानम पक्वास्य, कि अर्थात पक्वन का आधार जहाँ पक्व अन्न ठहरता है वह स्थान पक्वास्य कहलाता है। अब इन्होंने बोला है कि जहाँ पे मतलब पूर्णतः पक्व अन्न क्या नहीं होता, पाचन क्रिया, कि पाचन क्रिया से पूर्ण होने के बाद जो अन्न वहाँ पे ठहरता है ना वो पक्वास्य है। किसने बोला, आचार्य वाग्भट ने बोला। लेकिन ये परिभाषा अशुद्ध है, गलत है। क्यों, क्योंकि नीचे देखो पक्वस्य अर्थात जात पाकस्य आहारस्य, हास्य पक्वास्य, तो ये परिभाषा निचले वाली, ये आपको याद रखनी है। निचले वाला श्लोक ये है ना कि अर्थात आंत्रों में जो आहार पकता रहता है ठहरता नहीं है, मतलब पकता रहता है, पाचन क्रिया होती रहती है उसकी, कि वह स्थान जहाँ पर वो जिस भोजन की पाचन क्रिया होती रहती है वहाँ पे ठहरता नहीं है। पकने पर यदि वह ठहरता तो मलाशय यानी पक्व क्रिया जहाँ अवनर चलती रहती है वह क्षेत्र पक्वास्य कहलाता है। कि जहाँ पे पचने की क्रिया, मतलब भोजन को पाचने की क्रिया, पचाने की क्रिया चलती रहती है वो क्या है, पक्वास्य। और जहाँ पे पक्वास्य पूर्ण हो गया और वो भोजन ठहर गया वो क्या है, मलाशय। कि भोजन बन गया, पूरा ठहर गया, पच गया, तो पचने के बाद 2 चीज़ें बनती है ना, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। तो प्रसाद भाग तो अवशोषित होता है, किट्ट भाग जहाँ ठहर गया, रुक गया, वो क्या है, मलस्य। तो पक्वास्य अर्थात जात पाकस्य आहारस्य आस्य पक्वास्य, कि अर्थात जो आंत्रों में जो आहार पकता रहता है ठहरता नहीं है वो क्या है, पक्वास्य। अब मीनिंग समझो इस चीज़ का कि आचार्य के अनुसार देखो पक्वास्य नाभिर अदय स्थूल गुधम त्रिविध रूपम स्थूलांतरम गुदम चैती। अब देखो पक्वास्य का लोकेशन बताया कि आचार्य ने पक्वास्य बोलते हैं कि भाई पक्वास्य बार बार बोलते हैं, लेकिन आचार्य चरक ने ये जगह बताई कि बॉडी में कहाँ पाया जाता है, मतलब एक तरीके से एनाटोमी बता रहे हैं, और अपन एनाटोमी तो पढ़ ही रहे हैं कि अर्थात पक्वास्य नाभि के नीचे अव्यवस्थित। अपन बोलते हैं ना कि इसकी एंटीरियर पोजीशन बताओ, इसकी पोस्टीरियर पोजीशन बताओ, इसके रिलेशन बताओ, तो ये आचार्य चरक बता रहे हैं आयुर्वेदा में कि अर्थात पक्वास्य तो नाभिहृद, कि नाभि के नीचे, अपनी जो नाभि है अम्बिलिकल कोड उसके नीचे स्थूल गुदम त्रिवली रूपम स्थूलांतरम गुदम चैत्र, जहाँ स्थूल गुद त्रिवली के रूप में अवस्थित है। अब देखो 3 वलन के रूप में, अब देखो यहाँ पे अब जो ट्रांसलेटिंग कॉलोन है, असेंडिंग कॉलोन त्रिवलन के रूप में रहता है ना। देखो अपनी जो बढ़िया आता है उसमें असेंडिंग, ट्रांसफर में डिसेंडिंग 3 कॉलोन होते हैं ना, तो वही बोलता है कि त्रिवलन के रूप में अवस्थित है। इतना ज्ञान था आचार्यों को, देख लो बिना किसी चीर फाड़ के उन्होंने बताया कि असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसफर्स कॉलोन, कि जहाँ स्थूल गुद त्रिवल के रूप में अवस्थित है वही क्या है, पक्वास्य। आचार्य चरक ने पुरुष वेद स्रोतों का मूल भी पक्वास्य माना गया है। और जो पुरुष व स्रोतस अपन ने जो स्रोत देखे थे उसमें पुरुष व स्रोतस के मूल क्या थे, पक्वास्य ही था। तो पक्वास्य समझ में आ गया ना कि एक तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग त्रिविध कोल, ये जो आत्मा होती, मतलब जो आत्र होती है वही क्या है, पक्वास्य। अब आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत ने पक्वास्य के रचनात्मक स्वरूप में एक वैज्ञानिक परिकल्पना की जो पूर्णतः स्वीकारत है, मतलब एक तरीके से कल्पना की है। इन्होंने बताया कि ऐसा होता है पक्वास्य। क्या कल्पना की, तत्र सामान्य वात श्रोणी गुद संश्रय तदुपरि अधोनाभे पक्वास्य, कि अर्थात श्रोणी में गुद भाग से ऊपर का और नाभि क्षेत्र के नीचे का भाग हो उसे सुश्रुत ने पक्वास्य माना है। कि श्रोणी और गुद भाग से ऊपर का जो अपना एनएस और अपनी एक तरीके से कमर सी है ना, जहाँ से ऊपर थोड़ा सा, तो क्या है ऊपर, और नाभि क्षेत्र के नीचे वो जो एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, अपन बोलते हैं ना कि एनाटॉमिकल पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट बताइए, किसने बताई, आचार्य सुश्रुत ने। उसे क्या बोलते हैं, सुश्रुत ने पक्वास्य माना है। पिता से यादव पक्वास्यम तस्य देश च विभक्ते मलाधारे उंडको विभक्ते अतः उंडक अतः पक्वास्य भिन्न, अर्थात पित्ताशय नहीं, पित्ताशय स्वरूप घृणी के आगे वाला भाग पक्वास्य। इन्होंने बोला कि पित्ताशय तद पक्वास्य तस्य देश से विभक्ते मलाधारे उंडक विभक्ते, कि पित्ताशय स्वरूप घृणी मतलब ड्यूडेनम की उससे आगे वाला पार्ट क्या है, पित्ताशय। कितना क्लियर बताया
कि जो पित्ताशय था मतलब जो ड्यूडेनम था, जो ग्रहणी है, जहाँ ड्यूडेनम खत्म होती है उससे आगे वाला भाग क्या हो जाता है, पित्ताशय मतलब क्या पक्वाशय स्टार्ट हो जाता है। कि अर्थात पित्ताशय स्वरूप ग्रहणी के आगे वाला भाग पक्वाशय, मतलब पक्वाशय का एक भाग उंडुक कहलाता है। अपन बोलते हैं ना सीकम, ठीक है। पंडा पक्वाशय का देखो पित्ताशय दस से देश विभक्त है, मलाधार है, उंडो को विभक्त है, अतः उंडो का पक्वाशय भिन्न है। परंतु उंडुक मात्र ही पक्वाशय नहीं है, अपोति उसमें दोनों की सत्ता है। कि भाई पक्वाशय जो है ना, समझो इस चीज़ को, कि आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं, इन्होंने लोकेशन बताई, एनाटॉमिकल पोजीशन बताई, भाई नाभि से नीचे, गुदा से ऊपर, ये चीज़ बता दी, ठीक है। उसके बाद परिभाषा भी दी है कि भाई जो अपन ने पित्ताशय माना था, ड्यूडेनम को माना था, गृहिणी को माना था, उसके आगे वाला पार्ट तो क्या है, एक तरीके से वहाँ से आगे वाला पार्ट क्या हो जाता है, पक्वाशय स्टार्ट हो जाता है। इतनी एग्जैक्ट लोकेशन बता रखी है। और उन्होंने बताया कि साथ में एक उंडुक भी रहता है, मतलब जो सीकम होता है वो भी है। तो दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, एक तरीके से पक्वाशय, लेकिन उंडक पक्वाशय से अलग है। पंचमी पुरुष द्वारा नाम या अंत्य कोष्ठे मल विभाजितम पक्वाशम। अब देखो पंचमी पुरुष द्वारा का नाम क्या है, कला, जो 5, अब देखो 7 कला बताई थी मैंने, अगला चैप्टर 7 कलाओं के बारे में ही है। तो पंचमी पुरुष द्वारा नामक कला है जो कोष्ठ के अंतर्गत पक्वाशय में स्थित हुई मल को पृथक करती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक आपको याद रखना, क्योंकि कला में भी आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पंचमी पुरुष द्वारा नाम है या अंत्य कोष्ठे कलम विभजित पक्वाशस्ता। कि व्यापक अर्थ में देखो, जहाँ जहाँ मल का विभाजन पुरुष द्वारा कला करती है वहाँ वहाँ पक्वाशय, एवं जहाँ पर मल विभाजन कार्य पूर्ण होता है और शुद्ध मल का संचेत होता है वह मलाशय। अब समझ में आया ना। देखो डिफेक्ट, देखो वो चीज़ देखो कि पक्वाशय क्या है, कि एक तरीके से जहाँ पे पाचन क्रिया हो रही है, चल रही है, और वहाँ पे मतलब किट्ट भाग प्रसाद भाग बन रहा है, तो प्रसाद भाग किट्ट भाग जहाँ बन रहा है, जिस चीज़ से वो अलग हो रहा है वो क्या है, पुरुष द्वारा कला। पुरुष द्वारा काम ये जो कला होती है ना, पुरुष द्वारा कला ये काम कर रही है कि भाई मल को और जो प्रसाद भाग है उसको अलग अलग कर रही है। और जहाँ पे ये पाचन पूरा हो गया, मतलब ये विभाजन पूरा हो गया, तो वो क्या हो गया, मतलब जहाँ पे ये विभाजन पूरा हो गया तो वहाँ तक तो क्या पक्वाशय, उसके बाद का मतलब विभाजन पूर्ण होने के बाद में जो संचित होता है वो मलाशय, कि भाई मल में जाके संचित हो गया। तो पक्वाशय और मलाशय में पता चल गया ना कि वहाँ पे तो जाके इकट्ठा होता है, डायरेक्ट मलाशय में तो जाके मल इकट्ठा होता है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, बस इकट्ठा हो गया, उसको बस बाहर निकालना है, अपन को जो सोच के माध्यम से उसको बाहर निकालना है। लेकिन पक्वाशय क्या है कि वहाँ पे पुरुष तरह कला काम कर रही है, उसको विभाजित कर रही है, मतलब वहाँ पाचन क्रिया हो रही है, मध्यम पाचन क्रिया हो रही है, वो क्या है पक्वाशय। उपरोक्त वैज्ञानिक परिकल्पना से ये सिद्ध होता है कि पुरुष द्वारा कला का मल विभाजन कार्य मुख्य रूप से आरोही वृद्धा मतलब असेंडिक कोलन तक ही होता है, अतः पक्वाशय अंतर्गत उंडुक सीकम और असेंडिक कोलम माना जाइए। कहने का मीनिंग ये है कि जो पक्वाशय है उसको अपन को सीकम और असेंडिंग कोलन, ठीक है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और फिर ट्रांसवर्स कोलन अनेक तरीके से। तो असेंडिंग मतलब चढ़ता हुआ, एक तो देखो ये होता है, ये सीकम हुआ, ये असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसफर डिसेंडिंग। तो ये सीकम और ये असेंडिंग कोलन ये क्या है, एक तरीके से पक्वाशय, मतलब बड़ी आंत का शुरुआती 1/3 पार्ट क्या है, पक्वाशय। क्लियर बात, तो समझ में आएंगे पक्वाशय क्या है। कभी भी अब मीनिंग आए पक्वाशय क्या है तो आप बिना झिझक के बोल सकते हो, अलग अलग आचार्यों के अनुसार बता सकते हो कि पक्वाशय में मैंने इतना कुछ पढ़ रखा है। अब देखो अगला है मूत्राशय। व्युत्पत्ति, मूत्राशय पुरलिंग है, मूत्राशय आधार नाभीर धरो देश है, इसको छोड़ो। निरुक्ति देखो, मूत्राशय बस्ती नाम है, कि मूत्राशय किसको बोला गया है, बस्ती को बोला गया है, कि मूत्राशय बस्ती को बोला गया। बस्ती क्या है, अर्थात मूत्राशय एक पुरलिंग शब्द है जहाँ मूत्र संचित होकर रहता है, मूत्राशय कहलाता है। मूत्र संचित होकर मूत्र का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद जहाँ पे इकट्ठा होता है वो क्या है, मूत्राशय। वह नाभि के नीचे अवस्थित होता है, वह मूत्रपुट व बस्ती नाम से भी जाना जाता है। इसके दो नाम हो रहे हैं, पर्यायवाची हैं, सिनोनिम से क्या हैं, मूत्रपुट और बस्ती नाम, ठीक है। अब देखो मूत्राशय आचार्य सुश्रुत भागवत व सारंगधर द्वारा काश्यप ने सप्ताश्यों में माना है, कि सबने माना है, अर्थात आज सुश्रुत ने मूत्राशय को बस्ती मर्म में माना है। और जो मूत्राशय है उसको बस्ती मर्म के नाम से जाना किसने, आचार्य सुश्रुत ने। मर्म पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 12 में, 107 मर्म, उसको मूत्राशय को बस्ती मर्म के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब परिचय करवाया। यह बस्ती नामक मर्म ही क्या है, मूत्राशय, मतलब सिनोनिम नाम दे दिया भाई। बस्ती मर्म बोल दो या मूत्राशय बोल दो, बात एक ही है। 250 रुपये बोल दो, 250 रुपीज़ बोल दो, बात एक ही है। कोई संस्कृत में बोलना चाहे दे तो संस्कृत में बोल दो, लेकिन बात एक ही है भाई, 250 रुपये की बात कर रहा है। लूण बोल दो, नमक बोल दो, साल्ट बोल दो, बात एक ही है,
ठीक है, तो बस्ती बोल दो या ये क्या बोल दो, मूत्रा से बोल दो, बात एक ही है। नाभि पृष्ठम कटी मुसक गुदम वक्षणम सेपम सापम एक द्वारसम एक द्वारस्तनु व्यक्तो मध्य बस्ती रधो मुखे। सुश्रुत निदान स्थान का ये देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि अर्थात मूत्रा से नाभि पृष्ठ कटी मुसक गुद वंक्षण सीसन आदि प्रत्यंगों में मध्य स्थित रहता है। उसमें एक ही द्वार माना जाता है। सूक्ष्म त्वचा से बना हुआ प्रत्यंग है। इसकी प्राचीर में सिराएं व स्नायु, मतलब एनाटोमी स्ट्रक्चर बताइए इसकी कि भाई ये कहाँ पे पाया जाता है कि मूत्राशय नाभि पृष्ठ कटी मूसक गुदवंक्षण सीसन आदि प्रत्यंगों के मध्य स्थित रहता है। उसी के एक ही द्वार माना है तथा सूक्ष्म त्वचा से, अब देखो बिल्कुल सूक्ष्म त्वचा से तो बना होता है, एक तरह से थैली तो होती है ब्लड की, तो एक तरह एनाटोमी है, श्लोक की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी याद कर लेना, ठीक है। उसकी प्राचीन में सिराएं व स्नायु पाई जाती हैं। उसके प्राचीर में उसके क्योंकि बांधे रखने के लिए, क्योंकि मूत्राशय उसको बांधे रखने के लिए लिगामेंट्स और वेन पाई जाती हैं, क्योंकि आर्टरी वेन तो आपको पता ही है ना, क्योंकि मूत्राशय से जुड़ी रहती है एक तरीके से, तो प्राचीन में सिराएं और स्नायु पाए जाते हैं। आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट ने वस्ती को मूत्र व स्रोतस का मूल माना है। और जो वस्ती है मतलब एक तरीके से मूत्र है, उसको किसका माना है, मूत्र व स्रोतस का मूल, क्योंकि मूल तो होना ही है ना, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। तो अपन ने स्रोतस पढ़ ही चुके हैं पूरी तरीके से, मैंने बताया था भाई इनके मूल है, तो वस्ती को मूत्र व स्रोतस का मूल माना है। अब देखो यहाँ पे मूत्र वानाम स्रोतस में वस्ती मूलम वक्षणोश्च, तो ये इसका श्लोक था भाई, वस्ती व स्रोतस का मूल है। तो अपन ने स्रोतस वाले चैप्टर में किया तो याद होना चाहिए, याद हो गया होगा आपको ये स्रोतस वाले सारे श्लोक याद होने चाहिए। वात पित्त कफ के जो स्थान वाले श्लोक याद होने चाहिए, ठीक है। उपरोक्त परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि संहिता में मूत्रा से वस्ती या मूत्र व स्रोतस से जो वर्णन उपलब्ध होता है आधुनिक मतलब यूरिनरी ब्लडर से ही है, तो इसे मूत्राशय के नाम से संशोधित किया है। तो जितने भी आचार्य थे उन्होंने यूरिनरी ब्लडर को ही मूत्राशय बोला है, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि मूत्राशय ही मतलब यूरिनरी ब्लडर ही मूत्राशय, सबने इसी को वस्ती या मूत्राशय नाम दिया है। तो क्लियर होना चाहिए कि मूत्राशय किसको बोला गया, मतलब यूरिनरी ब्लडर को ही मूत्राशय बोला गया। कभी भी मूत्राशय वर्ड आए तो आपको समझ जाना चाहिए माइंड में कि यूरिनरी ब्लडर की बात हो रही है सभी आचार्यों के अनुसार। अब देखो गर्भाशय इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय गर्भस्य भ्रूणस्य आशय, ये मतलब एक तरीके से अथवा इसको देखो, ये संस्कृत छोड़ो व्युत्पत्ति में कि अर्थात जहाँ गर्भ का आश्रय करके रहता है कुक्षी का वह स्थान गर्भाशय गर्भ संज्ञा कहलाता है। गर्भ संज्ञा कि भाई कि गर्भ आश्रय करके रहता है, जहाँ गर्भ आश्रय करके रहता है मतलब घर जहाँ पे जो फीटस है, जो विकसित हुआ बेबी है, जहाँ पे रहता है वहाँ पे जो आराम करता है सोता है वो क्या है, गर्भ है, मतलब गर्भाशय। आचार्य सुश्रुत ने गर्भाशय की स्थिति को निम्न प्रकार से वर्णित किया है। पिथे पक्वाशयो मध्य गर्भाशय यत्र गर्भ तिष्ठति, मतलब देखो हर चीज़ की एनाटोमी बताई है इन्होंने, हर चीज़ बताया कि भाई एनाटोमिकल अपन बताया ना एंटीरियर पोस्टीरियर क्या रिलेशन है, उसी तरीके से आयुर्वेद में बताया, सुश्रुत ने बताया, चरक ने बताया। तो ये एनाटोमी पढ़ रहे अपन आयुर्वेदा के अनुसार। अर्थात पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य गर्भाशय रहती है, जिसमें गर्भ स्थित रहता है वह गर्भ संज्ञा है। अर्थात सुश्रुत ने गर्भाशय की रचना का वर्णन निम्न प्रकार किया है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों श्लोक, निचले वाले दोनों श्लोक आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों श्लोक आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पीछा नहीं छोड़ेंगे, और आपको टीचर यही पूछेगा। थर्ड ईयर में भी जब मैंने एग्जाम दिया ना अभी लास्ट ईयर, तब ये दोनों श्लोक आए थे एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन आए थे। तो क्या बताया कि भाई संक नाभ्य आकृति योनि स्त्यावर्त स प्रकृतिता तस्य तृतीय ते आवर्तते गर्भ संज्ञा प्रतिष्ठता। तो सुश्रुत शारीर का श्लोक है कि अर्थात योनि जो वैजाइना है किसकी आकृति समान होती है, शंख नाभि। शंख देखा है ना आपने, उसमें घुमाव होते हैं, आवर्त होते हैं, तो बोलता है कि शंख नाभि आकृति योनि स्थायवर्त सा प्रकृति है, कि योनि शंख नाभि की आकृति जैसी होती है, वह 3 आवर्त वाली होती है। तस्य तृतीय आवर्त गर्भ संज्ञा प्रतिष्ठित, उस तीसरे आवर्त में क्या होती है, गर्भ संज्ञा होती है, मतलब तीसरा आवर्त नहीं वेजाइना का, उसी को अपन ने गर्भाशय बोला है। क्योंकि देखो सबसे बाहरी वेजाइना, फिर सर्विक्स, सर्विक्स के बाद में गर्भाशय, तो 3 आवर्त वाली बताइए। तो यह बताया कि संघ नाभि आकृति योनि स्थावर्त से प्रकृति है तस्य तृतीय तिर्वर्त्यो गर्भस्य प्रतिष्ठि, कि भाई तीसरे आवर्त में योनि के जो वेजाइना के तीसरे आवर्त है उसी को अपन ने गर्भाशय बोला। किसने बोला, आचार्य सुश्रुत ने। और तीसरे आवर्त में गर्भ संज्ञा स्थित है। गर्भ संज्ञा किसको बोला है, कि जहाँ पे शिशु आराम करता है, शिशु पोषण प्रदान करता है, मतलब प्राप्त करता है, प्रदान नहीं प्राप्त करता है, शिशु पोषण प्राप्त करता है, वो क्या है, गर्भ संज्ञा, मतलब विकसित होता है वहाँ पे। अब देखो आगे देखो सुश्रुत का अगला श्लोक, यथा रोहिते मत्स्य मुखम भवती रूपतम तस्त संस्थानम तथा रूपम गर्भ संज्ञा विदुर बुधा।
अर्थात गर्भाशय का स्वरूप है, आकृति। अब गर्भाशय के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में, ये आता है क्वेश्चन, अभी तो नहीं आता लेकिन थर्ड ईयर में जरूर आता है। थर्ड ईयर में क्योंकि गायनी पढ़ोगे आप, गायनी यूरोप इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये तो किस दो श्लोक तो इंपॉर्टेंट है कि यथा रोहित मत्स्य मुखम भवती रूपतम, कि जो गर्भाशय का रूप और आकार किसके आकार में होता है, रोहित मछली। अब रोहित मछली एक तरीके से बिल्कुल नॉर्मल मछली होती है, जैसे एकदम नॉर्मल मछली से होती है, बिल्कुल जो सामान्य मछली होती है ना वैसे की वैसी होती है। कि गर्भाशय का स्वरूप आकृति रोहित मछली के मुख के सदृश होता है, कि यथा रोहित मत्स्य मुखम भवती रूपत, उसी के रूप वाला गर्भाशय कहलाता है। तत् संतानम तथा रूपम गर्भाशयम विदुर्भुता, जो उसी के रूप और आकार वाला होता है ना वो क्या है, गर्भाशय। तो ये गर्भाशय के बारे में बताया है, उसकी एनाटॉमी बताई है, गर्भाशय का मुख बताया है कि किस प्रकार होता है, रोहित मछली के मुखान समान होता है। योनि की आकृति बताई, योनि की आकृति क्या होती है, शंख नाभि आकृति। ये जो है ना शंख नाभि आकृति योनो स्थित, कितने आवर्त होते हैं, तीन आवर्त। तीसरे आवर्त में क्या होता है, गर्भाशय स्थित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से, तो ये दोनों श्लोक आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं। अर्थात ये हो गया। आचार्य में वर्णन, सभी आचार्य ने सप्त आश्रय का वर्णन करते हैं, स्त्रियों में आठवां गर्भाशय माना, क्योंकि 7 तो कॉमन है, जेंट्स में ही पाए जाते हैं और फीमेल में पाया जाता है, लेकिन 8वां गर्भाशय किस में पाया जाता है, फीमेल में ही पाया जाता है। आयुर्वेद व आधुनिक शास्त्रों में गर्भाशय की निर्विवाद अवयव है, जिसमें गर्भकाल में गर्भ रहता था, गर्भाशय यूट्रस कहलाता है। कोई भी डाउट नहीं है, किसी भी आचार्य ने डाउट नहीं किया कि यूट्रस को ही अपन गर्भाशय बोलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी आचार्य ने आमाशय को यूट्रस बोल दिया हो, नहीं, किसी ने भी डाउट नहीं किया, सबने सेम बताया, किसी ने कोई मतलब मतभेद उत्पन्न नहीं किया। तो इस तरीके से ये 8 गर्भाशय अपन ने कर लिया आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब 2 और माने थे आचार्य, किसने, सारंगधर ने, मैमिलरी ग्लैंड, जो मतलब जो स्तनाशय हैं, ठीक है, जहाँ पे दूध की उत्पन्न होती है, जो बच्चे को पोषण प्राप्त होता है दूध से, मिल्क से, वो उनका वर्णन नहीं है अपने सिलेबस में, ये 8 का वर्णन था। इतना डिटेल में नहीं है जितना मैंने बताया, बस आपको इनकी परिभाषा याद होनी चाहिए थी, बस सिलेबस में यही था कि इनकी परिभाषा कि ये है क्या, टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि वाताशय क्या है, पित्ताशय क्या है, कपाशय क्या है, रक्ताशय क्या है, श्लेष्माशय क्या है, ये आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए थी, इतना था सिलेबस में। लेकिन अपन ने डिटेल में बात किया, चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, वाग्भट के अनुसार, ठीक है, एक निष्कर्ष भी निकाला है सब कुछ। तो ये इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। अब चलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन।